नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न में विज्ञान के पहले चैप्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं कि अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो अभिक्रियाएं क्या होती है? अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक भौतिक अभिक्रिया होती है और एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि जब कोई अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया होने के पश्चात उसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात अगर हम किसी कागज़ के टुकड़े को लेते हैं और उसको फाड़ करके कई सारे टुकड़ों में अलग कर देते हैं, अलग करने के बाद देखेंगे कि उसके टुकड़े में हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। क्या वह कागज़ से कुछ अलग चीज़ बन जा रहा है? तो आप लोगों का जवाब आएगा नहीं। तो वह कागज़ ही रहेगा, लेकिन वह छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम उसी कागज़ के टुकड़े को माचिस की तीली से जलाएं, तब क्या होता है? तब होता है कि वह कागज़ का टुकड़ा जलने लगता है और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और राख के रूप में बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ ऊष्मा भी प्राप्त होती है। इस प्रकार क्या हुआ? वह जो कागज़ था, कागज़ के स्वरूप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अर्थात वह कागज़ जो है वो किस में बदल गया? राख में बदल गया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो इसलिए जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि वह कागज़ नहीं रह गया, वह हो क्या गया? वह ऑक्साइड में बदल गया। किसके ऑक्साइड में? कागज़ के ऑक्साइड में बदल गया। और भौतिक अभिक्रिया में क्या हुआ? उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं, भौतिक अभिक्रियाओं में उसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक बदल जाता है, रंग बदल जाता है और वह अवस्था में बदल जाता है, लेकिन उसका रासायनिक स्वरूप नहीं बदलता है। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कई सारी क्रियाएं होती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे दूध से दही का बनना। दूध क्या होता है? दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? दूध क्यों मीठा होता है? क्योंकि उसमें लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। लैक्टोज शर्करा पाया जाता है और एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसको लैक्टोबैसिलस के नाम से जाना जाता है। लैक्टोबैसिलस के नाम से जाना जाता है। लैक्टोज शर्करा को क्या करता है? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, ये क्या कर देता है? लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो क्या हो जा रहा है? लैक्टोज शर्करा किसमें कौन बदल रहा है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु किसमें बदल रहा है? लैक्टिक अम्ल में, जिसके फलस्वरूप दही का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो दूध को जानते हैं कि जो दूध होता है वह दूध स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है, लेकिन दही बनने के बाद वह कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है। इसी प्रकार उसमें और कई सारे परिवर्तन आते हैं जो किसके उदाहरण है? उसके रासायनिक स्वरूप में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसी प्रकार से हमारे आपके घरों में
जो बूढ़ी औरतें होती हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो क्या बनाते हैं, गन्ने के रस जो होता है, गन्ने के रस से सिरका बनाते हैं। गन्ने का रस कैसा होता है, मीठा होता है, लेकिन जब सिरका बन जाता है तो सिरका क्या हो जाता है, सिरका जो होता है, सिरका खट्टा हो जाता है, वो अम्ल बन जाता है। तो गन्ने का रस का सूत्र क्या होगा, गन्ने के रस का सूत्र होगा C12 H22 तो 11। ये गन्ने का रस का सूत्र है। लेकिन यही किसी कारणवश इसमें किण्वन की क्रिया हो रही है। कुछ जीवाणु जो हैं, वो जीवाणु इसको क्या कर रहे हैं, अपघटित कर रहे हैं। अपघटित करने के बाद इसको किस में बदल देंगे, CH3COOH में। इस CH3COOH को क्या बोला जाएगा, एसिटिक अम्ल बोला जाएगा। एसिटिक अम्ल बोला जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे परिवर्तन होते, रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं हमारे जीवनचर्या में, जो हमें मालूम नहीं होती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारी अभिक्रियाएं होंगी। एक उदाहरण मैं आप लोगों को और बता सकता हूं कि जो धातुएं होती हैं हमारे आसपास या हमारे घरों में, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, और चांदी हो गया, तांबा हो गया, इसमें भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसका क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा। अब जो क्षरण होने लगेगा, जिसको हम लोग गांव की भाषा में जंग लगना कहते हैं, मूर्छा लगना कहते हैं, ये प्रक्रिया होने लगती है। तो यह प्रक्रिया भी क्या होती है, इस प्रक्रिया में भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया बोला जाएगा। तो परिभाषा इसकी लिख देते हैं, जब आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं,
पदार्थों का निर्माण करें या उत्पाद का निर्माण करें तो उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे नमक प्लस पानी जल, ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड, और ये है जल। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद क्या होता है? NaCl, Na जो रहेगा वो टूट जाएगा, दो खंडों में टूट जाएगा, Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। इधर H2O है, Na से इधर OH जो है मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? NaOH। इधर क्या बचा? उसके बाद इधर एक H बचा और इधर एक Cl बचा, तो क्या हो जाएगा? HCl। ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे क्या हो गया? जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। इस तरीके से हम इसको साधारण भाषा में समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? ये बोल रहा है जब एक या एक से अधिक पदार्थ या अभिकारक, तो अभिकारक एक या एक से अधिक बोल रहा है, अभिकारक प्लस अभिकारक बराबर क्या बन जा रहा है? उत्पाद बन जा रहा है। अभिकारक प्लस अभिकारक बराबर क्या बन जा रहा है? उत्पाद बन जा रहा है। तो अभिकारक, मान लीजिए अभिकारक जो है वो क्या है? A है, प्लस दूसरा अभिकारक क्या है? B है। इसमें क्या रहेंगे? जो अभिकारक रहेंगे वो समान नहीं हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद A और B मिले, दोनों मिलने के बाद क्या बन जाएगा? AB। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार की क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। तो जलाने के बाद क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। वह अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह भी एक प्रकार की क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अब रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखते हैं। ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं जो कि क्या हैं? असंतुलित हैं। इन असंतुलित रासायनिक समीकरणों को क्या करेंगे? हम संतुलित करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चाहे तो हम लोग यहीं से गिनती कर लें एक एक तत्वों का, या तो हम एक सारणी बना लें। सबसे आसान तरीका सारणी बना लें। तो सारणी कैसे बनाया जाएगा? ध्यान से देखिए आप लोग। इधर लिख देंगे तत्वों का नाम, इधर लिख देंगे अभिकारकों के तत्वों की संख्या, इधर लिख देंगे उत्पादों के तत्वों की संख्या। इस तरीके से इसको कर देते हैं।
करने के बाद देखते हैं कौन कौन से तत्व इसमें मौजूद हैं। तो कौन कौन से तत्व मौजूद है, पहला नंबर पे Fe आ जाता है, Fe। दूसरे स्थान पे हाइड्रोजन। Fe को आप लोग समझ लीजिए आयरन या लोहा कहते हैं। ये हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। और तो कोई तत्व मौजूद नहीं है। अब अभिकारकों के तत्वों की संख्या, अभिकारकों के तत्वों की संख्या की देखेंगे तो Fe की संख्या इधर कितनी है, अभिकारकों में 1, और उत्पादों के तत्वों की संख्या कितनी है Fe की, 3। अब हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन में अभिकारकों की तत्वों की संख्या, ये देखिए अभिकारक इधर वाले जो होंगे वो अभिकारक होंगे, इधर वाले उत्पाद होंगे। तो हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 इधर है, इधर कितनी है, 2 ही है। ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे, इधर कितने हैं अभिकारकों की तरफ, 1 है, इधर कितने हैं, 4 है। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि ये जो समीकरण है यह समीकरण संतुलित नहीं है, असंतुलित है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें Fe में कुछ अनियमितता है और ऑक्सीजन में है। तो इधर Fe कितने हैं, 3 हैं। तो 3 होने के बाद इधर भी 3 Fe कर लेते हैं, 3 इधर भी कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अब Fe अर्थात लोहा और लोहा दोनों का बराबर हो गया, दोनों परमाणु जो है बराबर हो गए। इसी तरीके से अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, और इधर कितने हैं, 1 हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से गुणा कर लेना पड़ेगा। तो 4 मतलब 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब 4 दूना 8 क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन। लेकिन इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 ही हाइड्रोजन हैं। तो इधर भी अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। होने के बाद अब देखिए सबको चेक कर लेते हैं, क्या सभी तरफ जो परमाणुओं की संख्या बराबर है। 3 Fe इधर है, 3 Fe इधर हो गया, 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर है, 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर हो गया। इस तरीके से यह जो समीकरण होगा यह क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसको और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि यह क्या, ये जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है इसको क्या करना है, हमें संतुलित करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप चाहें तो इस तरीके से एक सारणी बना सकते हैं, और अगर ना चाह रहे हों तब भी वैसे भी हो जाएगी, इस तरीके से इसको किया गया है। इस सारणी का प्रयोग क्यों किया जाता है, इससे क्या पता चल जाता है, क्योंकि परीक्षा में हमें ज़्यादा समय नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा कम समय में हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए नीचे क्या दिया गया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को मिलाया गया। मिलाने के बाद क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस जल बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, अब दोनों की तरफ गिनते हैं सबको, जो है जो परमाणु हैं दाहिने तरफ और बाएं तरफ जो परमाणु हैं उनको गिनते हैं। इधर Na 1 है, इधर Na कितने हैं, 2 है। तो इस तरीके से क्या हो गया, Na में कुछ परिवर्तन आ गया। वो इधर कितना है, 4 1 5, इधर कितने हैं, 4 1 5। हाइड्रोजन देखते हैं किधर कितने हैं, 1 2 1 3, और इधर कितने हैं, 2 ही हैं। तो इस तरीके से जो सोडियम है, सोडियम की संख्या इधर 2 है, इधर 1 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से हम इधर गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा किए तो 2 से गुणा करने के बाद क्या हो गया, सोडियम की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या आप देखते हैं 2 1 2 और इधर 4 4 2 6 हो गया। इधर कितने हैं, 4 1 5, तो 5 हैं, तो 2 से इधर गुणा कर देते हैं, 4 2 6 हो गए। तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। अब इधर हाइड्रोजन को देखते हैं, 2 2 4, इधर कितने हैं, 2 दूना 4,
अब हाइड्रोजन भी हो गया बराबर। अब देखते हैं सल्फर को, सल्फर इधर एक है और इधर भी कितने हैं, एक है। इस तरीके से यह जो रासायनिक समीकरण है वो अभी क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। इन पांचों के बारे में समझते हैं एक एक करके। तो चलते हैं, जानते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कौन से उत्पाद का, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको बोला जाएगा संयोजन अभिक्रिया। जब दो नए अभिकारक आपस में अभिक्रिया क्रिया करके क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब एक उत्पाद बनाएंगे, उसको क्या बोला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया बोला जाएगा। तो चलते हैं, समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। जो पहला पार्ट है संयोजन अभिक्रिया, उसके बारे में समझते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद, कितने उत्पाद, एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, इन दोनों को मिलाया जाएगा तो मिलाने के बाद क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। इसी प्रकार जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के पश्चात क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इसी प्रकार तीसरा समीकरण बताता है कि जब 2H2 और O2 आपस में मिलते हैं तो जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो संयोजन अभिक्रिया होती है। चलते इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक मतलब दो से कम नहीं होना चाहिए, दो या दो से अधिक हो जाना चाहिए। दो या दो से अधिक अभिकारक, ये देखिए एक अभिकारक ए हो गया, एक अभिकारक ए हो गया, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिलने के बाद क्या बन रहा है, CaOH का होल ट्वाइस बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, क्या इसमें दो की संख्या है, दो संख्याएं हैं, दो उत्पाद बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं दो उत्पाद, A और B, ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं। इसी प्रकार से AB A है और AB है, ये दोनों मिला करके क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं। इसी तरीके से देखिए एकल उत्पाद, मतलब इसमें देखिए एक अभिकारक A है, दूसरा अभिकारक A है, अभिकारक B बराबर उत्पाद AB बना रहे हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो दोस्तों दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, जो एकल अभिकारक होता है इसमें क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया का सेम उल्टा हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि जो दो अभिकारक थे, दो या दो से अधिक अभिकारक थे, वो आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होगा कि एकल अभिकारक छोटे छोटे टुकड़े में टूट करके क्या बनाएगा, छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता ही है टूटना और संयोजन मतलब होता है क्या, जुड़ना। तो इसमें उदाहरण दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण है FeSO4 को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद यह किस में टूट जाएगा,
Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इस तरीके से यह एकल अभिकारक था। एकल अभिकारक को गर्म करने पर किसमें कितने खंडों में टूट गया? 3 खंडों में टूट गया। तो इस प्रकार की जहां अभिक्रिया आती है वह कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से दूसरे वाली अभिक्रिया देखते हैं। CaCO3 चौक जो होता है उस चौक को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जो चौक होता है चौक को गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या होगा? CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा जो वातावरण में चला जाएगा। ये डेल्टा टी मतलब होता है गर्म करना। आप लोग जान जाइएगा, डेल्टा टी मतलब होता है गर्म करना। इसी प्रकार तीसरा वाला जो समीकरण कह रहा है 2AgCl, 2AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड है। अब इस सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाएगा तो रखे जाने के बाद क्या बनेगा? सिल्वर का एक अवक्षेप बनेगा प्लस क्लोरीन गैस बनेगा जो वातावरण में चला जाएगा। इस तरीके से हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों अब चलते हैं तीसरे अभिक्रिया की तरफ चलते हैं जिसे विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व के विलयन से विस्थापित कर दे तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो अभिकारक की तरफ कोई तत्व रहेगा वह तत्व उस तत्व के विलयन से उसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। विस्थापित मतलब हटा देगा। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है Zn प्लस CuSO4। अब Zn और CuSO4 जो है जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के पश्चात क्या होता है? जो Zn होता है वो Cu को क्या कर देता है? हटा देता है यहाँ से और उस स्थान पे अपने चला जाता है। जब उस तरीके से अभिक्रिया जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? ZnSO4 और Cu को क्या कर दिया था? वो निकाल दिया था। तो निकालने के बाद Cu निकल जा रहा है, बन गया क्या? जिंक सल्फेट। इधर क्या था? कॉपर सल्फेट। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया जो है वो क्या कह रही है? Fe प्लस CuSO4 अर्थात लोहा और CuSO4 दोनों को एक साथ मिलाया गया। तो मिलाने के बाद क्या हो रहा है? FeSO4 अर्थात यह इसको क्या कर दिया? इसको विस्थापित कर दिया और विस्थापित करने के बाद FeSO4 प्लस Cu बना। तो इस प्रकार से जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। चौथा वाला पॉइंट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलते इसके बारे में जानते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ये कह रहा है कि जो अभिकारक हैं ये अभिकारकों में जो आयन होते हैं उन आयनों का आदान प्रदान होता है। ये वाला उसके आयन को लेगा, वो वाला उसके आयन को लेगा। इस तरीके से अगर ऐसी अभिक्रिया होती है तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलते हैं देखते हैं इसको, तोड़ते हैं इसको, इस अभिक्रिया को तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे इसको, क्या होगा? ये टूटेगा, टूटने के बाद क्या होगा? 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस ए वाला टूटेगा Ba प्लस प्लस 2Cl माइनस। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? इसको आगे की नई प्रक्रिया करनी है क्योंकि इसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसमें कुछ करना नहीं है। BaSO4 प्लस 2NaCl। तो प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस की तरफ जाएगा और माइनस वाला किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जो Na है 2Na है 2Na प्लस है वो 2Cl माइनस के पास जाएगा। तो क्या बन गया? इधर NaCl बन गया और इधर Ba प्लस और SO4 2 माइनस है तो एक हो जाएगा। होने के बाद क्या होगा? BaSO4
इस तरीके से यह जो अभिक्रिया होगी उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों चलते हैं पांचवा वाला और सबसे लास्ट वाली जो अभिक्रिया उसके बारे में जानते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें दो टाइप आ जा रहे हैं, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2Cu + O2 = 2CuO। इसमें देखिए Cu में ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है उसको क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे CuO + H2 = Cu + H2O। इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे है लेकिन इधर जाते ही क्या हो जा रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, जिसके कारण यह जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी? उपचयन अभिक्रिया होगी। अब जानते हैं इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला करके एक अभिक्रिया का निर्माण होता है जो ये बनता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कि इसका जो उदाहरण है वो क्या है? CuO + H2 = Cu + H2O। इसमें हम देखेंगे ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? उपचयन अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे CuO है, इधर CuO है, इधर Cu है। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इस तरीके से मैंने बताया कि जिनमें ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, वहाँ पे क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया होती है। और इसमें देखते हैं इधर H2 है और इधर क्या हो जा रहा है? H2O हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए H2 है, यहाँ पे H2O, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इसीलिए क्या कहेंगे? इसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस तरीके से परिभाषा बनता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं अगला जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो संक्षारण या जंग लगना हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कई सारे क्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है? कुछ धातुएं जो होती हैं वो धातुएं क्या होती हैं? नमी या जल से अभिक्रिया करके उनका जो कलर होता है वो कलर क्या होता है? कुछ अलग टाइप का होने लगता है और उसमें कुछ परिवर्तन आने लगता है। जैसे लोहे में कहीं सीधा वाला स्थान है, लोहे को वहाँ पे रख दिया जाए या नमी वाले स्थान पे रख दिया जाए या जल के पास रख दिया जाए तो क्या होता है? धीरे धीरे उसका जो कलर होता है लोहे का वो क्या हो जाता है? भूरे कलर का हो जाता है। इसी प्रकार चांदी जो होता है, चांदी में काले कलर का एक पदार्थ जमा होने लगता है और तांबे में हरे प्रकार का एक पदार्थ जमा होने लगता है जो कि क्या होता है? उसका ऑक्साइड होता है। उससे धातु का क्या होता है? ऑक्साइड होता है और वही ऑक्साइड क्या करने लगता है? उस धातु को क्या करने लगता है? क्षरित करने लगता है। ऐसी प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण या जंग लगना बोलते हैं। तो हमारे देश में यह प्रक्रिया बहुत हो रही है। कई प्रकार की ऐसी धातुएं हैं जो जंग के कारण क्या हो जा रही हैं? खराब होती जा रही हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही हैं, जिससे हर साल इसको बदला जा रहा है, हर साल इसको बदला जा रहा है। तो इसके लिए कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं जो कि संक्षारण या जंग को रोक सकता है, जो आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है
विकृतगंधिता। अगला टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है कि जब कोई तैलीय वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो होता है उसको खुला छोड़ देते हैं, तो खुला छोड़ने के बाद उसमें उपचयन की अभिक्रिया होती है, और उपचयन की अभिक्रिया होने के बाद उसमें एक प्रकार की विषैली गंध आने लगती है, जो कि उस खाद्य पदार्थ को विषैला बना देती है और ना खाने युक्त बना देती है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, जैसे बाज़ार में चिप्स आते हैं, नमकीन आते हैं, ऐसी कई प्रकार की सामग्रियाँ आती हैं जो पैकेट में होकर के आती हैं, जो कि क्या होती हैं, एकदम कुरकुरा बनी रहती हैं। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक शोध किया। शोध करने के बाद क्या किया कि वो जो पैकेट होता है उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस मिला दिया जाता है, जो कि कम सक्रिय गैस होता है। वह उसके कारण उस खाद्य पदार्थ में उपचयन की अभिक्रिया नहीं हो पाती है, जो क्या करता है, उस खाद्य पदार्थ को उसी तरीके से बना रहने देता है, जिससे वह खाद्य पदार्थ खाने योग्य रहता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, जिससे आप लोगों को हम आगे आने वाली वीडियो देते रहें। नमस्कार।